तो प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं आपके पास क्लास सेवेंथ में आने वाले जो है आपका साइंस का एग्जाम है। उसके लिए आप लोग को एक रिवीजन पेपर स्कूल की तरफ से दिया गया है। तो उस रिवीजन पेपर का डिस्कशन हम लोग पहले भी पिछले सालों में भी करते आए हैं, और उसमें से काफी सारा पेपर उसी में से ही आता है। तो आपको फिर से इस साइंस के रिवीजन पेपर का मैं आपको डिस्कशन करके देता हूं, और इसको आप सफलतापूर्वक सही ढंग से लगाइए। काफी सारे क्वेश्चंस आपको इसी रिवीजन पेपर से ही मिलेंगे, लेकिन यदि आपकी तैयारी काफी कम है तो आपको ये रिवीजन पेपर पूरा एक एक क्वेश्चन सही से लगा के जाना पड़ेगा, ताकि आपके पासिंग मार्क्स क्रिएट हो जाए। तो बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और आपके साथ क्लास सेवेंथ का साइंस का पेपर, स्पेशली ये एलन हाउस पब्लिक स्कूल का है, जिसका हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये बच्चों, मैंने आपके साथ स्क्रीन यानी कि पूरा पूरा डेस्कटॉप आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी मेरी स्क्रीन, यानी जिसमें हम लिखने वाले हैं, वो पूरी स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो बच्चों, ये रही आपकी साथ स्क्रीन है। ऐसे स्क्रीन में देख लीजिए, एनुअल यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन है 2024-25 का। अब तो सभी को पूरी पूरी स्क्रीन विजिबल है। ये देखिए, ये 24-25 का ही पेपर है, क्लास सेवेंथ का है, और साइंस का ये रिवीजन पेपर है। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग को ध्यान देना होगा कि भैया, जो आपका पेपर आने वाला है उसका पैटर्न समझ लीजिए। आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा, और 3 घंटे का टाइम काफी ज्यादा टाइम होता है, और ये 80 मार्क्स का पेपर होगा। और आप चाहें तो 3 घंटे में उतने क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि आपके 50% मार्क्स क्रिएट हो जाए, और 50% बच्चों मार्क्स मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ उसी रिवीजन पेपर से ही आपके क्रिएट हो जाएंगे। आप घर जाकर के अगर आपके पास बिल्कुल भी समय है तो आप इस रिवीजन पेपर को रिटन में जरूर लगाइए। मैंने खास बात आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, रिटन में लगाइएगा, क्योंकि रिटन में लगाने से आपका डर काफी ज्यादा बाहर निकल जाएगा, और आप एग्जाम में ना आते हुए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर को, आपको पैटर्न किस तरह से पेपर देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। However, an internal choice is provided in some questions. A student is expected to attempt only one of these questions. सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी बच्चों 80 में से 20 मार्क्स के जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसको अगर आप थोड़ा ढंग से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स अगर आप तुक्का भी लगाते हैं और अगर वो सही हो जाता है तो उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरी तरह से सारे ही करके आने हैं, क्योंकि उसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन बी कंसिस्ट 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। बच्चों, वेटेज का जरूर ध्यान रखा करिए कि सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट है, यानी इनको बहुत ज्यादा अगर आप बड़ा लिखेंगे तो उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। 30 से 50 शब्दों के बीच में उसे आंसर देना होता है, वेरी शॉर्ट का मतलब यही होता है। यदि 30 से 50 शब्दों के बीच में आप आंसर देते हैं तो उसको कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। और यदि 50 से 80 देते हैं, आप देखिए 30-30 का वेरिएशन है, 50 में जैसे ही 30 जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है, यानी कि 50 to 80 वर्ड्स में अगर आप लिखते हैं तो उसको शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं। वो 3 नंबर के हैं। और अगर आप 80 to 120 वर्ड्स के बीच में लिखते हैं तो वो क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है। समझ गए? अच्छा बच्चों, अब जो लास्ट में क्वेश्चन होता है वो सेक्शन ई होता है। सेक्शन ई बच्चों असर्शन, रीजन, असेसमेंट, केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 नंबर का उसका वेटेज होता है। तो बच्चों, अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, ना आते हुए भी अगर आप किसी भी ऑप्शन पे टिक करते हैं, अगर वो सही हो जाता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन लिखिएगा सही से। अगर आप 1 का डी लिख रहे हैं तो आप 1 का डी पूरा तरी सही ढंग से लिखिए, 1 का सी लिखिए, दूसरे का बी लिखिए, इस तरह से लिखना होता है। उसके बाद बच्चों, 4 नंबर के क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से अटेम्प्ट करिए। हो सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन को आप आधे भी करेंगे तो उसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें वो होती है, पार्शियल स्टेप्स पे मार्किंग भी होती है। जरूरी नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन आता, अगर आप उसको थोड़ी पार्ट भी जानते हैं और उसके दाएं बाएं कुछ भी जानते हैं तो आप उसको जरूर लिख के आइए, तो आप उसको उसमें नंबर जरूर मिलेंगे। तो बच्चों, ये 39 क्वेश्चंस में किस तरह से 80 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये आपको पता होना चाहिए। और ये 3 घंटे का पेपर है, तो बच्चों मैं आपको आशा करता हूं कि आप 50% मार्क्स तो जरूर इसमें गेन करें, इस रिवीजन पेपर के थ्रू। और बच्चों, मैंने आपके साथ एक ग्रुप में जो है शेयर किया हुआ है, इससे पहले 2 साल पहले वाले जो पेपर आपके पास आए हुए हैं।
तो पेपर भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आपको सिर्फ उनका सॉल्यूशन ध्यान से सुनना है, उसके पैटर्न को समझना है और क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, अभी मैंने कहा था ना इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें बायो के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और फिजिक्स में भी हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंबाइंड पेपर होता है सीबीएसई में, तो वही है आपके सामने। तो अब यहाँ बच्चों हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा है, उसने बता रखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को बच्चों कहता क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही बताया है किसी बच्चे ने। तो ये बच्चों ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ऐसे होते हैं रिएक्शंस के टाइप। जैसे बच्चों अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें बच्चों हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा और वो सारे साथ में लिखते भी चला जाऊंगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग सिंथेसिस भी कहते हैं। और मैं इस पार्ट को और भी एलोबरेट कर देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों ऑलरेडी आपके कोर्स में ही है क्लास 7th में, इसको नाम होता है लाइमस्टोन। जब आप लास्ट में सेक्शन ई में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको रिवीजन शीट में यही वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। और यदि हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसको बच्चों कहते हैं लाइम स्टोन नहीं कहते इसको, तो हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। तो बच्चों ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है। और ये क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चों ऐसा ना हो आप वो भी भूल जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या होती है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो बच्चों इस तरह से आप जरूर भाई पढ़ाई को ढंग से करिए। मैंने आपको अभी बताया भी, अगर आप भूल जा रहे हैं भाई, पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आप इसी लेक्चर को बार बार देखिए। और मैंने बताया कि जितने भी हीटिंग इफेक्ट होते हैं उनको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे आपने देखा ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, वैसे ये थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसको हम सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन या बच्चों सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल दे सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप इसको सिर्फ कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा कि भैया कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है और CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अभी बच्चों हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पार्ट डिस्कस किया था, शायद किसी बच्चे ने पहले ही से टिक रखा है। सिंथेसिस कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। नन ऑफ दीज क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही रेयर होता है, तो नन ऑफ दीज पे आप टिक मत किया करिए। उसके बाद बच्चों कह रहा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब बच्चों यहां पर सिल्वर नाइट्रेट लिखा जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं सिल्वर ये होता है Ag और नाइट्रेट होता है NO3। मैंने काफी सारे कंपाउंड्स आपको ऑलरेडी बताए भी है। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। तो बच्चों सिल्वर की होती है +1, नाइट्रेट की होती है -1। इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला लगाते हैं। तो Ag के पास गई 1 और NO3 के पास भी गई 1, तो उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3। ये बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें बच्चों गलती ये है कि इसमें ऑक्सीजन छोटा है, तो ऑक्सीजन को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसी के लिए इस ऑप्शन को अगर आप टिक करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अभी बच्चों हम मैंने जो दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो क्वेश्चन अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो किसके क्वेश्चंस हैं? वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? चलिए बच्चों और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो बेस्ट हो सकते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों लिखा है द रिएक्शन, ध्यान देंगे सारे बच्चे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। तो बच्चों एसिड एंड बेस, यहाँ पे बच्चों इस बच्चे ने जो भी ऑप्शन टिक किया वो गलत हो गया है। एसिड और बेस में बच्चों कभी भी रिएक्शन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों याद रखिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कुछ टर्म्स बच्चों दिए गए हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों होता है जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लेकिन बच्चों अभी आप यहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो आपको याद रखना होगा कि एसिड और बेस कभी भी बनते हैं तो बच्चों सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसको बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों जैसे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन अभी आपने देखी। तो बच्चों एसिड और बेस का कभी भी आप नाम सुने, सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसी बच्चे ने इसको टिक किया हुआ, इसका आंसर गलत है। एसिड बच्चों आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला HCl होता है। बेस होता है बच्चों, बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहां पर क्या बनता है? NaCl के साथ कंबाइन कर जाता है तो NaCl बन जाता है, और HOH कभी भी मिलते हैं तो उसको वाटर हम कहते हैं। तो बच्चों यही है, इसका नाम होता है कॉमन सॉल्ट। क्या नाम होता है? कॉमन सॉल्ट। NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। याद रखिए बच्चों, अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको इतनी बातें आपको बता दूंगा ताकि आप इसको बार बार देख करके अपने पेपर को अच्छा कर पाए। तो बच्चों ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो अभी मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना पेपर के लिए रिक्वायर्ड है, पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों ये इसका सही आंसर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में नहीं आता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं। लिखा है व्हाट विच इज द फॉलोइंग, लिखा है बच्चों 12th क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, केमिस्ट्री की तरफ। विच इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। अब बच्चों क्लोरीन की वैलेंसी पूछ रहा है। तो बच्चों अगर क्लोरीन गैस कहता तो याद रखिएगा, अगर ये क्लोरीन गैस कहता तो उसमें गैस नहीं लिखा है। अगर क्लोरीन गैस कहता है तो वो Cl2 होता है, लेकिन इससे क्लोरीन गैस नहीं लिखा है, इसने क्लोरीन लिखा है। तो क्लोरीन अगर लिखा है तो बच्चों क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1। किसी बच्चे ने टिक किया, बिल्कुल सही है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। नाइट्रेट की क्या होती है? 1 होती है। सल्फेट की क्या होती है? 2 होती है। सोडियम की क्या होती है? +1 होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है? +1 होती है ना? तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की +1 होती है। बच्चों प्लस माइनस साइन आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ 1 लिखी होगी तो आप 1 पे टिक कर दीजिएगा। सल्फेट SO4 होता है, इसकी होती है -2। नाइट्रेट NO3 होती है, इसकी होती है -1। ठीक है। ऑक्सीजन इसकी होती है -2। नाइट्रोजन इसकी होती है -3। तो एग्जाम में बच्चों ये माइनस प्लस साइन नहीं दिए रहते, क्योंकि वो सिर्फ वैलेंसी पूछते हैं, वैलेंसी में कोई साइन नहीं लगता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ बताई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्लोरीन की पूछी। क्लोरीन की वैसे -1 होती है, लेकिन सिर्फ वैलेंसी पूछ रहे हैं तो हम कोई साइन नहीं बताएंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ इंसुलेटर। कह रहा है इसमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर बच्चों उससे कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों नहीं पास होती? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो बच्चों ग्लास को छूते हैं तो करंट नहीं लगता है, तो ग्लास इंसुलेटर है। वुड भी इंसुलेटर है, प्लास्टिक भी इंसुलेटर है। लेकिन बच्चों जो सिल्वर है वो इंसुलेटर नहीं है। सिल्वर क्या है? कंडक्टर है, करंट है, उसमें से करंट पास हो सकती है। कह रहा फिजिक्स का बच्चों क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि लेंस इन अ ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई में बच्चों कौन सा लेंस होता है ये बताना है। नई ह्यूमन लाइन में कौन बाई कॉनकेव होता है, नई ह्यूमन लाइन में कॉन्वेक्स होता है। तो बच्चों ह्यूमन आई में जो बेसिकली किसी बच्चे ने टिक किया है वो बाई कॉनकेव ही होता है, बिल्कुल सही टिक किया है। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस बच्चों इस तरह से होता है। कॉनकेव लेंस बच्चों हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग की पास की नजर सही होती है लेकिन दूर की नजर कमजोर हो जाती है, तो हम लोग उसको कॉनकेव लेंस लगाते हैं अपनी आंखों के सामने। जैसे हम आपके सामने बैठे हुए तो हमारी आंखों में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि मेरी पास की नजर ठीक है लेकिन दूर की नजर कमजोर है, तो हमने अपनी आंखों को सही करने के लिए अपनी आंखों के आगे एक लेंस लगाया जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। ज्यादातर बच्चे अपनी आंखों के सामने कॉनकेव लेंस ही लगाते हैं, और इससे रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि मायोपिक पेशेंट है। मायोपिया होता है, मायोपिक पेशेंट बोलते हैं उसको।
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, चार्ज की यूनिट होती है एसआई यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो बच्चों ये किसी ने टिक किया, बिल्कुल सही किया। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है एम्पियर, एम्पियर को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम होती है, याद रखिए चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम होती है। कह रहा बच्चों बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है टंगस्टन से, टंगस्टन का सिंबल सिंबल बच्चों पीरियोडिक टेबल में डब्ल्यू के नाम से है। तो बच्चों मैं अभी वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें जो केमिस्ट्री के हैं और जो फिजिक्स के हैं, क्योंकि वही आपको टफ भी लगेगी। बायो वाले तो बच्चों आप लर्न करके भी देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों असर्शन रीजन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो इतना पार्ट बच्चों हर क्वेश्चन में सेम होता है, इसलिए इतने पार्ट को आप रट लीजिए। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ध्यान दिया जाता है कि उनमें हर बार एक असर्शन यानी कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है और स्टेटमेंट का रीजन दिया जाता है। या इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट वन, या इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टू। ठीक है, या हम असर्शन और रीजन भी कहते हैं। ऑप्शन ए बच्चों क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि भैया ए भी सही है और उसका रीजन भी सही है, और रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, यानी स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, और स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसको हम कहते हैं कि ए नंबर सही है। स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसके लिए हम बी ऑप्शन टिक करते हैं। तो स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी रॉन्ग है, और उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो सी हो गया। और स्टेटमेंट ए रॉन्ग है, स्टेटमेंट टू जो है वो सही है, और दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उस पर हम डी ऑप्शन में टिक करते हैं। तो बच्चों असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में हम समय नहीं वेस्ट करते, बल्कि एबीसीडी जो पार्ट होते हैं वो सारे क्वेश्चंस में कॉमन होते हैं, वो बदलते नहीं है, वो सेम रहते हैं। तो आपको समय देना पड़ेगा सिर्फ स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू में अगर कोई कनेक्शन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट टू पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसा है तो सी ऑप्शन पे आ जाता है। तो चलो बच्चों इसको पढ़ते हैं, देखें इस बच्चे ने सही टिक किया है कि गलत टिक किया है। आइए बच्चों जरा चेक करते हैं इस बच्चे ने क्या सही किया है क्या गलत किया है। प्यारे बच्चों आइए, लिखा है असर्शन ए। सारे बच्चे असर्शन ए को जरा ढंग से पढ़ेंगे हमारे साथ ही। क्या लिखा है असर्शन ए, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लार्जर ऑब्जेक्ट टू अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, रीजन आर वेरियस मोड्स by which heat can flow, conduction, convection and radiation। बच्चों वैसे स्टेटमेंट जो है ना वो क्लियर ही नहीं है, बहुत अजीब टाइप के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि लिखा क्या है। लिखा है बेटा हीट फ्लो तो होती है लेकिन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है। हीट बच्चों फ्लो तो होती है लेकिन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, ये बात आप याद रखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि बड़े ऑब्जेक्ट से छोटे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है, तो ये तो बच्चों कोई स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट ए तो समझ ही में नहीं आ रहा लिखा क्या है। हाँ स्टेटमेंट ए में ये लिखा होता कि हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो हम इसको सही मान लेते हैं, है ना। लेकिन इसने लिखा है बड़े ऑब्जेक्ट से छोटे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट से थोड़ा ना कुछ होता है, टेम्परेचर से होता है, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से होता है, ऑब्जेक्ट के साइड से कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा, ऑप्शन ए तो पूरी तरह से रॉन्ग है। हाँ, लेकिन जो स्टेटमेंट टू है जिसको हम लोग रीजन भी कहते हैं उसमें लिखा है वेरियस मोड्स बाय विच हीट कैन फ्लो, कैन कंडक्शन कॉन्वेक्शन रेडिएशन, ये तो सही लिखा है और ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ध्यान दीजिए भाई, ये सही है बच्चों और ये रॉन्ग है। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई भाई सबको। अगर समझ में आ गई तो बेटा खेल ही खत्म हो गया। दैट मीन्स हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो ए है वो आपका जो है वो पूरी तरह से क्या है, आपका ए गलत है और आपका बी सही है। तो मेरे ख्याल से इसका बच्चों डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन ने किसी बच्चे ने टिक भी किया लेकिन पहले उसने बी पे कर दिया था, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। आप समझ गए भाई किस तरह से करते हैं। मैं करने का तरीका मैंने बताया भाई, एग्जाम में आपके पास समय काफी होगा, 3 घंटे का समय काफी होता है। 2 वेब सीरीज आप इतनी देर में देख लेते हैं, बल्कि 3 देख लेते हैं, एक एक घंटे की 3। तो आपके पास 3 घंटे का समय होगा, उसमें आपको समय नहीं खराब करना है। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस अगर आप पहले से समझेंगे तो आप उनका सही ऑप्शन आप भी टिक कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। मोटर टर्न्स इलेक्ट्रिसिटी टू द मूवमेंट। अच्छा, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट में कन्वर्ट करती है। हाँ करती तो है, मोटर तभी चलती है जब बिजली आती है
है ना। पानी की मोटर तभी चलती है जब बिजली आती है, तो मोटर को आपने क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, और इलेक्ट्रिसिटी से उसने क्या दिया आपको, मूवमेंट दिया। अच्छा देखते हैं, बल्ब टर्न्स इलेक्ट्रिसिटी टू हीट एंड लाइट। ओके बच्चों, ये तो जो रीजन आर है वो तो सही है, लेकिन असर्शन ए में हमें कंफ्यूजन लग रहा है। मोटर टर्न्स इलेक्ट्रिसिटी टू द मूवमेंट, बच्चों मूवमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। मूव इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट में खत्म कन्वर्ट कर रही है, तो चलो अभी हम मान लेते हैं मूवमेंट होता है बच्चों। तो मूवमेंट किस में मिलता है, मोटर को मिलता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यानी नीचे से ना जाती है मोटर, पानी निकाल के ऊपर ले आती है, तो मूवमेंट से तो होता ही है। तो बच्चों ए वाला सही है, और बच्चों बी वाला भी सही है, लेकिन बी और ए में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, समझ रहे हो। तो बच्चों जिस क्वेश्चन को बच्चे ने टिक किया ये गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है। मतलब स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू उसका रीजन नहीं है मोटर का बल्ब से क्या लेना देना, मेरी बात समझ रहे हैं। मोटर का बल्ब से क्या लेना देना। किसी बच्चे ने टिक किया कि स्टेटमेंट सी है, स्टेटमेंट सी वो कह रहा सही है, कह रहा आर इज फॉल्स है। आर गलत कहाँ है भैया, बल्ब का तो काम ही यही होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है और हीट और लाइट में कन्वर्ट करता है, ये तो सही लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकता है, मतलब सी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन पे आप काट दीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट। ये ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन बी का कोई से उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना। बी का ए से कोई रिलेशन नहीं है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ तो गए होंगे कि क्वेश्चंस पेपर में किस तरह से हमें ट्राई करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं बच्चों, ये तो वही प्रोसेस आ गया, मैंने तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is known as oxidation and removal of oxygen is known as reduction। मैंने आपको बताया था, ये सबसे आसान डेफिनेशन होती है, इसको याद कर लो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकल रही है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब इसमें क्या लिखा है, गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कह रहा कोई एक ऐसी रिएक्शन लिख के दे दो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो बच्चों सोच के आप बता दो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, सोच के बताइए। तो तुम कहोगे सर ये होती है रिएक्शन, ये बुक में लिखी है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ध्यान से देखो बच्चों, ये बना कॉपर और ये बना वाटर। ये बच्चों इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। कहोगे सर कैसे हो रहा, हमने कहा देखो ना, कॉपर ऑक्साइड था, वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गई तभी तो कॉपर बना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिडक्शन। ये क्या हुआ, रिडक्शन। और ध्यान से देखो, H2 से क्या बना, वाटर बना, यानी H2 ने क्या गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया, तभी तो वाटर बना, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो मुझे ये बात समझ में आई, ये मैंने आपको एक ऐसी इक्वेशन लिख कर दे दी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, और आप एग्जाम में बता सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इस रिएक्शन को आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज करिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दैट गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो बच्चों मान के चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम में होगा, इस 2 नंबर का है, लिख करके आइएगा। मैंने आपको अभी बताया, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन 4-5 बार डेफिनेशन बता दी आपको, लिख करके आइएगा। उसके बाद बच्चों लिखा है डिफाइन एन एटम, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। कह रहा एटम क्या है, कह रहा होगे हमारे चारों तरफ का मैटर छोटे छोटे टानी पार्टिकल्स के मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ऑल मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। यही तो कहोगे, नहीं समझे भाई, अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या कहोगे, यही तो कहोगे ना। चलिए बच्चों इस बात को हम लोग एड ऑन कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज क्या, नोन एज रिडक्शन। ठीक है। अच्छा बच्चों अभी मैं आपको क्या बता रहा था,
ऑल मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। पूछ रहा था ना एटम क्या होता है, तो लिखोगे ऑल मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। क्या कहेंगे? नोन एज एटम्स। याद रखोगे बच्चों, इसको याद रखना, ठीक है। अब कह रहा था एटम के बारे में कुछ और भी पूछ रहा था, जरा देख लो क्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों एटम के बारे में? कह रहा तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताओ। तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बच्चों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताएंगे हमको जसराज। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम किससे मिलकर के बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से, ये तीन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ये बच्चों होते हैं, इससे मिलकर के एटम बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों किससे की थी? ये भी याद रख लो, ये एक्स्ट्रा हो गया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन, ठीक है। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। किसने की है? जेम्स चैडविक। तो बच्चों ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्होंने ही खोजे थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, या इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन। अरे बच्चों ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बहुत बार बता चुके हैं। इसके लिए मैंने कहा था भाई एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। अब एटॉमिक नंबर ही आपने याद नहीं किए हैं तो बच्चों बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो बच्चों एटॉमिक नंबर क्या थे बताइए, जल्दी से सोच के बताइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बच्चों 20 एटॉमिक नंबर्स तक आपको मैंने पहले भी बताया, याद करने हैं। नहीं किए तो आज आखिरी बार कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये बच्चों 20 एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर वाइज। अब सबके इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देते हैं। उन्होंने नियॉन का पूछा था, तो नियॉन कहां पर है देख लो। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। तो पहली शेल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन आता है और पहली शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर तीन होंगे तो पहली में दो जाएंगे, दूसरी में एक जाएंगे। फिर ऐसे बच्चों ब्रेक होते जाते हैं, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, दो सात, देखो बच्चों दो आठ आ गया। उसने एग्जाम में यही आपसे पूछा है। नियॉन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं, 2,8 हो गया। ये बच्चों क्या हो गया? 2,8,1। बच्चों सेकंड शेल में फिर 8 से ज्यादा नहीं आते, फिर 2,8,2 हो जाएगा, 2,8,3 हो जाएगा, 2,8,4 हो जाएगा, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, 2,8,8। बच्चों थर्ड शेल में 8 हो गया, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, फिर अगली शेल हो जाएगी 2,8,8,2। तो बच्चों उसने ये वाला पूछा एग्जाम में। बच्चों ये वाले दो आपसे पूछे गए, एक नियॉन का और एक कैल्शियम का। तो बच्चों अगर आपने अभी तक नहीं याद किए एटॉमिक नंबर, तो इसी वीडियो के माध्यम से आप 20 एटॉमिक नंबर तक याद कर लीजिए, सबके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। हो सकता है उसने रिवीजन पेपर में कैल्शियम का दिया और पूछ आपसे सोडियम का ले, तो सोडियम का पूछेगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बता देना। मैग्नीशियम का पूछेगा तो ये बता देना। बोरॉन का पूछेगा तो 2,3 बता देना। समझ में आया भाई? इस तरह से आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। तो बच्चों अभी हमने बताया, फिर से लिख देते हैं। नियॉन होता है 2,8, कैल्शियम होता है 2,8,8,1। ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर बच्चों क्या कह रहा है? कन्वर्ट करो डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में, फिर फॉरेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बच्चों ये कन्वर्जन होता है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता है तो ये स्कूल में फॉर्मूले लिखवाए गए हैं, आप दोबारा भले इसको लिख करके चेक कर लीजिए। बच्चों फॉर्मूला होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। ये बच्चों फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट। और केल्विन में क्या होता है? अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन 273 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं?
273, तो हमारे पास टेम्परेचर जो आता है वो केल्विन में आ जाता है। तो बच्चों ये केल्विन का रिलेशन है, और वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है। बच्चों सेल्सियस करो, डिग्री सेंटीग्रेड कहो, एक ही बात होती है, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना क्रिएट करिए। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला आपको स्कूल में पूछा गया है। देखो कैसे पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि भाई 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या 220 डिग्री सेंटीग्रेड को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। तो बच्चों दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों पार्ट को उठा के कॉपी करके वहीं पे डाल देते हैं और वहीं पे कर देते हैं। चलो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में क्या है, 220 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बच्चों एफ आपके पास गिवन है। एफ कितना है, 220। सी आपको निकालना है, पुट कर दो इसमें। 220 - 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी बाय 5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उसको सॉल्व कर लो। सारे बच्चे को सोच के बताएं कि 10 में से 2 के कितना बचा, 8। 12 में से 3 के कितना बचा, 9। एक कैरी थी तो 8 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अपॉन 9 इज इक्वल टू सी बाय 5। बच्चों अगर आपको माइनस करने में प्रॉब्लम है, कैसे माइनस करते हैं देख लीजिए। माइनस करना एक बार हम सिखा देते हैं। देखो बच्चों, 10 में से 2 गए, 8 है। 11 - 3 हुआ, 8 हुआ। और बच्चों एक कैरी आपने ली थी, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। तो बच्चों अगर माइनस प्लस में प्रॉब्लम है तो उसकी क्लास अलग से करिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए, सॉल्व करिए। नहीं कर पाएंगे। 188 × 5 इज इक्वल टू C × 9। तो C कितना आएगा, 188 × 5/9। ये बच्चों आ, इसको बच्चों अगर आप निकाल लेंगे तो आपको नंबर 100% मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 188 × 5, ठीक है, डिवाइड बाय 9। तो बच्चों ये वैल्यू आ रहा 104.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैंने बच्चों जो किया था आपके लिए, वो बी वाला पार्ट किया था। कौन सा किया था, बी वाला। अगर बच्चों आप ए वाला पार्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ए वाले पार्ट में बच्चों आपके पास सी गिवन है, कितना गिवन है, सी। ये बच्चों सी हो गया, और पूछ रहा है एफ क्या होगा। तो बच्चों फिर से फॉर्मूला लिख दो, F - 32/9 इज इक्वल टू C/5। सी बच्चों ये है 25/5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा दो। तुम एक जीरो नीचे भी ला सकते हो, नीचे ले आओ। ठीक, अब बच्चों जल्दी से बताओ कि अगर हम 255 को 255 को 50 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा 5.1। तो ये बच्चों हो गया 5.1। ये हो गया F - 32। बच्चों 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उधर ले जा रहे हैं, और हमको इतना बता दो कि 5.1 इंटू 9 कितना होगा, 45.9। तो बच्चों F - 32 इज इक्वल टू 45.9। और बच्चों अगर आपको प्लस माइनस करने नहीं आता है तो आप -32 उधर ले आइए, +32 हो जाएगा। और मैं आंसर लिख देता हूं। ये आ जाएगा बच्चों 77.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखा बच्चों, हमने दोनों पार्ट आपको कर दिए, लेकिन करने के लिए कंपलसरी ये है कि भाई आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। F - 32/9 इज इक्वल टू C/5। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर ये पार्ट मैंने आपके साथ सफलतापूर्वक किया है। और बच्चों ऐसे यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है रीमा, क्या नाम, रीमा। लास्ट क्वेश्चन है, रीमा इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 8 मीटर। इफ शी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को करने के लिए रीमा आएगी। कौन आएगी बच्चों, रीमा। चलो बच्चों रीमा को बुलाते हैं। अरे रीमा, आ जाओ। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, ठीक है, आ गई। चलो बच्चों, ये रीमा आ गई। रीमा को खड़ा करते हैं गुरनूर के साथ।
हाँ, तो बच्चों सबसे पहले आपका आ गया ये मिरर। मिरर जिसमें रीमा सजती संवरती है गुरनूर के साथ, ये रीमा। मिरर का मतलब बच्चों होता है शीशा। क्या होता है? शीशा। रीमा की बच्चों खड़े कर देते हैं, रीमा को कहते हैं घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मत वाले बाल, डाबर आमला केश थे। तो ये बच्चों रीमा को खड़ा कर दिए, रीमा के बाल खड़े हुए। आइए, रीमा इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज, क्या लिखा? द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 8 मीटर। बच्चों मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। ये देखो बच्चों, यही तो बनेगी रीमा की इमेज। और बच्चों याद रखना, मिरर से जितनी दूर रीमा होगी उतनी ही दूर इसकी इमेज बनेगी, है ना? मिरर से जितनी दूर रीमा होगी उतनी दूर उसकी इमेज बनेगी। और क्वेश्चन में दे रखा है कि मिरर और इमेज के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। इफ शी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, चलो रीमा को अपने बालों को और मुलायम करना था, वो 2 मीटर आगे बढ़ गई। 2 मीटर आगे बढ़ी टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है ना? तो अब उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? 6 मीटर। तो बच्चों रीमा अगर मिरर के पास जाएगी तो उसकी इमेज भी मिरर के पास आएगी, है ना? तो जब 2 मीटर उसकी इमेज भी चलेगी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रीमा एंड हर इमेज। तो बच्चों ये रीमा हो गई और ये उसकी इमेज हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों? 6 मीटर ये, 6 मीटर ये, कितनी होगी? 12 मीटर। तो बच्चों आंसर कितना आया? 12 मीटर। तो बच्चों अगर इस तरह से डायग्राम बना के सोचोगे तो आंसर निश्चित ही 12 मीटर लिख करके आओगे, और तुम्हारा सफलता से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस याद रखो, ऐसे सोचना होगा, घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मत वाले बाल, तभी रीमा का काम हो गया। चलिए, तो ये बच्चों क्वेश्चन हो गया। बाकी मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर तो बच्चों शो कर ही देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन पेपर बाकी खुद से लगाना है। ये देख सकते हैं पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है, और पहले कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर और शेयर कर देता हूँ, वो भी आप सही ढंग से लगा लीजिए। तो बच्चों इस तरह से सोच लीजिए कि पेपर आउट हो गया है, अब आपको करना है। और बच्चों आजकल सारी सुविधा उपलब्ध है, मैंने आपको गाइड कर दिया है, बस आप क्वेश्चन पेपर अब लगा लीजिए, ज्यादा समय अपना खराब ना करिए, ठीक है? तो बच्चों इसमें आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ कि लास्ट में ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। आपकी बुक में लिखा हुआ है इसका आंसर, अपने आप से उसको कंप्लीट कर लीजिए। और बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसका भी आंसर आपकी बुक में लिखा है, केमिस्ट्री का है, ठीक है? और बच्चों कुछ आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम फॉर्मूला होता है KOH। इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्विक लाइम तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लेट लाइम बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा होता है बच्चों KOH। नहीं नहीं, कास्टिक सोडा नहीं नहीं, सोडा मतलब सोडियम, कास्टिक सोडा होता है NaOH। कास्टिक पोटाश होगा, हाँ बच्चों ये है कास्टिक पोटाश, ठीक है ना? कास्टिक पोटाश मतलब KOH। समझ गए? सबके नाम भी मैंने आपको लिख करके दे दिए। तो बच्चों मैंने आपको भरपूर बता दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पेपर लगाना है, तन मन धन से लगाइए। इसी के साथ बच्चों को इसको गौर करते हैं।